Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are going to study a new chapter of your book, Resolution. The name of the chapter is Bholi. This is a story about a girl which had an accident, and due to this she had an injury in her head, and due to this injury she lost his wisdom, and so all her life she called भोली. विद्यार्थियों, आज एक ऐसी लड़की की कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो कि 2 साल की उम्र में बस बिस्तर से नीचे गिर जाने के कारण उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, और इसी कमज़ोर बुद्धि के कारण उसका नाम भोली पड़ जाता है। और 5 साल की उम्र में उसको चेचक हो जाता है, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर दाग हो जाते हैं और उसका जो स्वरूप चेहरा है वो कुरूप हो जाता है। और फिर किस तरह से जो है वह इस मंद बुद्धिता और इस सूरत जो उसकी कुरूपता है उस पर वो विजय प्राप्त करती है और अपने जीवन को जीती है, वो इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं आज का चैप्टर भोली। इसका पार्ट फर्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कुछ हिस्सा हम आज पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। यानी उस लड़की का नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति उसको भोली के नाम से पुकारता था। भोली को कहते हैं इंग्लिश में द सिंपलटन। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली के पिताजी का नाम था नंबरदार रामलाल, और नंबरदार रामलाल की वो 4थी पुत्री थी। इसका मतलब इनसे 3 बड़ी बहनें और थी। When she was 10 month old, जब वह 10 महीने की थी, केवल 10 महीने की, she had fallen off the cot। कोट यानी चारपाई। जब वह 10 महीने की थी वह चारपाई से नीचे गिर गई। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल पर। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसने उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को जो है चोटिल कर दिया, चोट पहुंचा दी। डैमेज यानी क्षतिग्रस्त करना, चोटिल करना। दैट वॉज वाई, और यही कारण था, शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बालिका रही। एंड कैम टू बी नोन एज भोली, और उसे भोली के रूप में जाना गया, द सिंपलटन। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बालिका जो है ये बच्ची बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे चेचक हुआ। स्मॉल पॉक्स बोलते हैं चेचक को, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें चेहरे पर कुछ दाग जैसा हो जाता है। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और बाकी सारे की सारा शरीर जो है स्थायी रूप से कुरूप हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले गहरे काले चेचक के धब्बों से। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी। टिल शी वॉज 5, जब तक वह 5 साल की हुई। यानी क्या क्या कमियां आ गई इसमें। 8 महीने की उम्र में सिर के बल गिर गई, 2 साल की उम्र में चेचक हो गया, और 5 साल तक भी उसने बोलना नहीं सीखा।
when at last she learned to speak, she stammered. स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। स्टैमर शब्द का मतलब क्या होता है? हकलाना। हकलाना किसे बोलते हैं? रुक रुक कर बोलना या मुश्किल से बोल पाना, अटकना बोलते समय। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते। मिमिक का मतलब क्या होता है? नकल करना, किसी कॉपी उतारना। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बात करती थी, क्योंकि जो ही बात करती, हकला कर बात करती, दूसरे उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल उतारते। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 उसके पुत्र थे और 4 उसकी पुत्रियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, ये जो 4 पुत्रियां थी उनमें यंगेस्ट यानी सबसे छोटी, सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा बताया गया है कि ये जो भोली थी वो सबसे छोटी लड़की थी नंबरदार रामलाल की। इट वॉज ए प्रॉस्पीरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, एक समृद्ध परिवार का घर था ये। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ खूब सारा खाने को था और पीने को था, यानी दूध दही वगैरह खूब होते, अनाज खूब होता, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट भोली यानी भोली को छोड़कर, भोली के सिवाय, ऑल द चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे बच्चे जो है बहुत ही स्वस्थ थे, बहुत ही मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो पुत्र थे हैड बीन सेंट टू द सिटी, उन्हें शहर भेज दिया गया, टू स्टडी इन स्कूल्स, विद्यालय में पढ़ने के लिए, एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में महाविद्यालयों में। ये अक्सर देखा जाता है, लोगों की ये सोच होती है कि अपने पुत्रों को जो है अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और पुत्रियों के बारे में उनकी ये धारणा होती है कि पुत्री पराया धन है, वो हमारे कोई काम आने वाली नहीं है, वो अगले घर जाएगी, इसीलिए वो उनकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें घर में ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कई घरों में जो है बालिकाओं को घर की पूरी जिम्मेदारियां दे दी जाती है, ये सोचते हुए कि उनको आगे जाकर अपने पति के घर पर उस पूरे घर को संभालना है। तो यही सोच रखते हुए रामलाल ने क्या किया, जो उसके 7 पुत्र पुत्रियां थी, उनमें से जो उसके 3 बेटे थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, शहर के विद्यालयों में पढ़ाया, और जब विद्यालय से पास होकर आगे चले गए तो उन्हें जो है कॉलेजों में पढ़ाया। ऑफ द डॉटर्स, और जो लड़कियों की बात है उनमें से राधा द एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, दूसरी पुत्री, मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसका विवाह भी तय हो चुका था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसका विवाह हो गया, किसका? मंगला का। मंगला का जब विवाह हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल ने अपनी तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। दे वर गुड लुकिंग, वे अच्छी दिखने में थी, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के लिए चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, उसे चिंता क्यों थी? क्योंकि भोली न तो देखने में अच्छी थी और न ही वो इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, और भोली जब 7 साल की हुई तो उसकी बहन मंगला का भी विवाह हो गया। द सेम ईयर, उसी वर्ष यानी जिस साल उसके बहन की शादी हुई उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय उनके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहिब
came to perform its opening ceremony. जो गांव के तहसीलदार थे वो इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब होता है उद्घाटन समारोह। He said to रामलाल, उसने रामलाल से कहा, क्या कहा? As a revenue official, you are the representative of the government in this village and you must set an example for the villagers. अब तहसीलदार साहब जब ओपनिंग सेरेमनी में आए विद्यालय की, तो उन्होंने रामलाल को क्या बोला? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि, यानी किसी की बात किसी के सम्मुख रखने वाला या किसी की बात सुनने वाला, वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस विलेज, तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। किस बात का उदाहरण? फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। अब तहसीलदार बताता है उसे क्या करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को विद्यालय भेजना चाहिए। यहाँ जो तहसीलदार ने उसको बोला डॉटर्स वर्ड से संबोधित किया है, डॉटर्स प्लूरल है। इसका मतलब तहसीलदार ये कहना चाहता था कि रामलाल अपनी सभी पुत्रियों को इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे। क्यों? क्योंकि उसे एक उदाहरण प्रस्तुत करना था एक सरकारी अधिकारी होने के नाते। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। कोई भी पति होता है ना, कोई नया काम करने से पहले अपनी पत्नी से पूछता है, उनसे बातचीत करता है, और ये उसका नैतिक धर्म भी होता है। तो रामलाल भी जो है उसने शाम के समय अपनी पत्नी से इस बारे में कंसल्ट यानी विचार विमर्श किया। क्या सी क्राइड, और वह चिल्लाई। यहाँ कौन चिल्लाई? उसकी पत्नी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां विद्यालय जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था। करेज, COURAGE, करेज का मतलब होता है साहस, और डिसओबे का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात टाल सके या तहसीलदार के कहने का विरोध कर सके। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। यह एक उपाय है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। किसने कहा? ये भोली की माँ ने, रामलाल की पत्नी ने रामलाल से कहा, ऐसा करो, आप तहसीलदार की बात नहीं टाल सकते तो आप भोली को जो है स्कूल भेज दो। एज इट इज़, क्योंकि देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के बहुत कम अवसर है, यानी शायद ही कोई व्यक्ति उससे शादी करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक तो दिमाग से कमज़ोर, दूसरा चेहरे पर दाग, और तीसरा वो हकलाती है। तो उसकी माँ की ये मतलब माँ का ये था विश्वास, या माँ को ऐसा लगता था भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यहाँ रीज़न भी बता दिया क्यों नहीं करेगा। उसका भद्दा सा चेहरा है और उसमें समझ की कमी है। तो उसमें समझ की कमी और उसका चेहरा भद्दा होने के कारण कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं करेगा। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो विद्यालय के जो शिक्षक है उनको ही उसके बारे में चिंता करने दो। यहाँ जो हर वर्ड आया है वो हर किसके लिए आया है? भोली के लिए। यानी उसकी माँ ने कहा कि भाई इसकी शादी होने वाली नहीं है क्योंकि इसका चेहरा भद्दा है, इसमें समझ की कमी है, तो ये जो परेशानी है इसे इसके टीचर को ही संभालने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन, भोली भयभीत हुई। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था
कि स्कूल होता क्या है, स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हाउ ए फ्यू डेज एगो, कैसे कुछ दिन पहले, दियर ओल्ड काऊ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। यानी भोली को क्या लगता था कि उसके पिताजी उसे कहीं न कहीं बेचने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी जो गाय थी, बूढ़ी गाय घर में, उसको भी उसके पिताजी खींच कर ले गए और बाहर जाकर बेच कर आ गए। न नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, हकलाते हुए वो बोली। सी साउटेड इन टेरर, वह भय, टेरर किसको बोलते हैं, भय या आतंक को, वह भय के कारण चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपना हाथ खींच दिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की पकड़ से, यानी जोर से खींच के उसने अपना हाथ पापा से अलग कर दिया। What is the matter with you, fool? shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया। What is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या मामला है, फूल, मूर्ख। shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया। I am only taking you to school, मैं तुम्हें केवल विद्यालय ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसने उसकी पत्नी को कहा, Let her wear some decent clothes today, कि चलो आज इसको कुछ नए कपड़े पहनाए जाएं, और एल्स, नहीं तो, वॉट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो दूसरी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वह भोली को देखेंगे। भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, उनके जो बड़ी बहनों के कपड़े होते थे उनको बिना किसी भी प्रकार से परिवर्तन किए एज इट इज़ भोली को पहना दिया जाता। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी जो पोशाकें होती वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसे पहना दी जाती। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी उसके कपड़ों को धोने के बारे में और मेंड यानी मरम्मत करने के बारे में परवाह नहीं करता। यानी मान लो उसके कपड़े फटे हुए हैं तो फटे हुए ही रहते, गंदे हैं तो गंदे ही रहते, किसी को भी परवाह नहीं थी कि भोली साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से बिना फटे हुए सही कपड़े पहने। बट टुडे, लेकिन आज के दिन, सी वॉज लकी, वह भाग्यशाली थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, जो जिससे कि एक बिल्कुल साफ़ सुथरी पोशाक मिली, विच हैड श्रंक्ड, जो कि सिकुड़ चुकी थी। श्रंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। श्रिंक फर्स्ट फॉर्म है और श्रंक इसकी सेकेंड फॉर्म है। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना, जो कि सिकुड़ चुकी थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, बहुत सारी धुलाई के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को फिट नहीं आ रही थी। तो उसे कौन सी ड्रेस दी गई, चंपा की पुरानी ड्रेस दी गई जो बिल्कुल नई सी थी और कुछ समय धोने के बाद सिकुड़ गई थी। सी वॉज इवन बेथड, उसे स्नान भी कराया गया, बेथ यानी स्नान कराना। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटिड हेयर, मैटिड बोलते हैं घुंघराले बालों को, किसको बोलते हैं, घुंघराले बाल, मुड़े हुए बाल जो होते हैं ना वो, तो उसके सूखे और मुड़े हुए बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन, तभी, डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसे विश्वास हुआ, that she was being taken to a place better than her home, कि उसे अपने घर से एक बढ़िया जगह पर ले जाया जा रहा है। कब विश्वास हुआ, जब उसे नई ड्रेस दी गई, उसे स्नान करवाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, तब उसे लगा हाँ आज तो कुछ चमत्कार होने वाला है, आज तो मुझे किसी नई जगह पर ले जाया जा रहा है, और वह बहुत खुश हुई। When they reached the school, जब वे विद्यालय पहुँचे, यहाँ दे किसके लिए आया है, दे आया है रामलाल और भोली के लिए, क्योंकि भोली को छोड़ने कौन जाता है, रामलाल। तो जब वे विद्यालय पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे पहले से ही अपने कक्षों में पहुँच चुके थे।
बच्चे पहले से ही अपने कक्षों में पहुंच चुके थे, रामलाल हैंडेड ओवर द डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने क्या किया, अपनी पुत्री को जो है प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। हैंडेड ओवर यानी सौंपना, सुपुर्द करना। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। और अकेली होने पर बेचारी लड़की ने अपने डर भरी आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, और प्रत्येक कमरे में उसके समान ही लड़कियाँ स्क्वेटेड बोलते हैं पालती मारकर बैठना, ऑन मैट्स, चटाई पर, और चटाइयों पर उसकी जैसी ही लड़कियाँ पालती मारकर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। उन कक्षों में से एक कक्ष की ओर वो उसे ले गई और उसे कोने में बैठने के लिए कह दिया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक। भोली को पता नहीं था कि स्कूल वास्तविक रूप से, सटीक रूप से कैसी होती है। एग्जैक्टली यानी सही और सटीक रूप से। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता था। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन वह खुश थी बहुत सारी लड़कियों को पाकर। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, जो लगभग उसी की उम्र की थी और वहाँ पर उपस्थित थी। शी होप्ड, उसने उम्मीद की, दैट वन ऑफ द गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इन लड़कियों में से शायद कोई एक लड़की होगी जो उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो महिला अध्यापिका उस कमरे में थी, उस कक्ष में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवारों पर चित्र देखे। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो चित्रों के रंग थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज। अब उसने घोड़े का चित्र देखा और उसके बारे में क्या बता रहे हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स, उसी घोड़े की तरह। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, जिस पर तहसीलदार बैठकर आते थे। टू विजिट दियर विलेज, उसके गांव में घूमने के लिए। यानी घोड़े के चित्र को देखते ही भोली पहचान गई कि ये घोड़े का चित्र है। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ दियर नेबर, और बकरी जो है काले रंग की थी जैसे कि उसके पड़ोसी की बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता हरा था। लाइक द पैरट्स, दूसरे तोतों की तरह। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जिनको उन्होंने आम के बगीचों में देखा था। यानी जो तोता था वो भी कैसा था, हरे रंग का था, और हरे रंग के तोते उसने कहाँ देखे थे, आम के बागीचे में। एंड द काउज वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो गाय का चित्र था वो उनकी गाय लक्ष्मी की तरह का ही था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक से भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि अध्यापिका उसके पास खड़ी है। स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। भो भो भो, शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वह जो है भ भो भो इस तरह से केवल हकलाई, इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है, प्रवाह या बाढ़। ऐसा प्रवाह जिसको रोका नहीं जा सके, ऐसी बाढ़ जिसको रोका नहीं जा सके। तो ज्यों ही वो थोड़ी सी हकलाई, उसे अपने आप में लज्जा महसूस हुई और वह चिल्लाने लगी, और उसकी आंखों से आंसू एक अनियंत्रित बाढ़ की तरह, असहाय बाढ़ की तरह, बहाव की तरह गिरने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सिर को नीचे किया। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वह अपने कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने का उसने साहस नहीं किया। एट द गर्ल्स
उन लड़कियों की ओर हु जिसको सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि वह जानती थी अभी भी उस पर हंस रही थी। When the school bell rung, जब स्कूल की घंटी बज गई, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां कमरे के बाहर भाग कर आई, यानी कक्ष के बाहर भगदड़ मचाते हुए आई। जिस तरह से घंटी लगती है विद्यालय की और सारे बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं, वैसे ही लड़कियां सब एक साथ बाहर निकली। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में इतना साहस नहीं था कि वह अपना कोना छोड़ सके। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, उसका चेहरा अभी भी उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वह सिसकियाँ भर रही थी। सॉब का मतलब सिसकियाँ लेना, आह भरना, तो वह सिसकियाँ भर रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उस अध्यापिका की आवाज़ बहुत ही मधुर और सरल थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन में उसको किसी ने भी इस प्यार से और इस प्रकार से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इतना अच्छा लगा उसे कि उसके हृदय को छू लिया। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, केवल मित्रतापूर्ण क्या था, सुझाव। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा आज के वीडियो में हमने भोली इस चैप्टर की शुरुआत की है और किस तरह से बालिका के साथ 8 महीने, 2 साल और 5 साल में दुर्घटनाएं हुई, जिसके कारण उसका जीवन पीड़ित हो गया, परेशान हो गया, और कैसे इसी कारण से भी उससे कोई शादी नहीं करने वाला है उसको विद्यालय में भेजा गया। और अगले भाग में आप देखेंगे विद्यालय में जाने से उसके जीवन और उसकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ा। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।